हेलो गाइस, वी आर ऑन डीओ परीक्षा और आज हम यूनिट 3 करेंगे बायोकेमिस्ट्री एंजाइम्स का, जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम एंड रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। आई होप आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो पसंद आई हो। उसका ज़रूर फीडबैक कमेंट में कमेंट करिए, और आपको जैसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप ज़रूर कमेंट करें। आपको हर वीडियो में एक इम्प्रूवमेंट दिखेगी। और आप ज़रूर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और आइए अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। We have explained different methods of regulation adopted by enzyme with suitable examples. The first one is feedback inhibition, second allosteric regulation, and third is reversible covalent modification. Now we will understand each one. What is meant by feedback inhibition? Feedback inhibition कब होता है? जब हमारा एंजाइम मॉलिक्यूल ब्लॉक हो जाता है बाय दी, मतलब एक तरीके से ब्लॉक ही हो जाता है, या शट डाउन कर देता है एंजाइम को। कौन? एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। जो पाथवे में इन्वॉल्व होता है ना एंजाइम, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो उसी एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, यानी अपना फर्दर प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है प्रोडक्ट। देन वी हैव एलोस्ट्रिक रेगुलेशन। अब ये एलोस्ट्रिक रेगुलेशन हमारे उन एंजाइम्स में होता है, दैट इज एलोस्ट्रिक एंजाइम। वो कौन से एंजाइम्स होते हैं? दे आर द एंजाइम्स जिनके अंदर एक एक्टिव साइड भी होती है और एक रेगुलेटरी साइड भी होती है, यानी कैटालिटिक साइड एंड रेगुलेटरी साइड। जब कोई भी मॉलिक्यूल यानी बाइंड करेगा एंजाइम से टू इट्स रेगुलेटरी साइड अदर देन एक्टिव साइड, तो कुछ कंफर्मेशन चेंज होता है, जिसकी वजह से चेंज होती है हमारे एंजाइम की एक्टिविटी। एक तरीके से रेगुलेट करता है ये मॉलिक्यूल, बाइंड करता है और रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पे। या तो ये एक तरीके से इनहिबिटर भी हो सकते हैं और ये एक तरीके से प्रोमोटर भी हो सकते हैं, मतलब जो इसकी एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो हम इन दोनों को देखते हैं। पहले फीडबैक रेगुलेशन देखते हैं, फीडबैक इनहिबिशन। देखो इसके अंदर हम एग्जांपल देखेंगे एटीसीएस का। एटीसीएस एक तरीके का रेगुलेटरी वो एलोस्टिक एंजाइम होता है, जिसकी 6 कैटालिटिक साइट होती हैं, जहां वो मतलब कैटालिसिस करता है यानी कन्वर्ट करता है। कंडेंसेशन होता है एस्पार्टेट एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट का इन ऑर्डर टू फॉर्म कार्बोमाइल aspartate and an inorganic and an orthophosphate, and it also has 6 regulatory site जहां inhibitor and a promoter bind करेगा। जो इसका एंड ये जो होता है ना एटीसीए से इन्वॉल्व होता है पिरिमिडीन सिंथेसिस में, पिरिमिडीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सीटीपी। अगर सीटीपी की कंसेंट्रेशन हाई होती है तो वो एटीसीएस को शट डाउन कर देता है, एक तरीके से इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है। अब ये करता क्यों है? जैसे हमारी एटीपी मतलब एटीसीएस सही से वर्क कर रहा है, कैटालिसिस कर रहा है, तो सीटीपी फॉर्म होता जाएगा और सीटीपी की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी। तो सीटीपी अपना अक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करता है बाय स्टॉपिंग द एटीसीएस, शटिंग डाउन द एटीसीएस। नाउ ये जो सीटीपी होता है ना हमारा नेगेटिव एलोस्ट्रिक मॉड्यूलेटर होता है, यानी ये रेगुलेटरी साइड पे बाइंड करता है और इनहिबिट करता है एटीसीएस को। ये क्या करता है? स्टेबलाइज करता है टी स्टेट को। अब ये टी स्टेट क्या है? हमारा जो एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स होते हैं एलोस्टिक एंजाइम, उनकी टी स्टेट होती है और एक होती है आर स्टेट। आर स्टेट टी स्टेट होती है जब हमारी लो एफिनिटी होती है फॉर सबस्ट्रेट, यानी वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। और आर स्टेट तब होती है जब सबस्ट्रेट के साथ हाई एफिनिटी होती है हमारी, यानी एक्टिवेट करता है वो एंजाइम को, जो भी मॉलिक्यूल आर स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। तो सीटीपी तो ब्लॉक कर रहा है, तो ये एक तरीके से नेगेटिव एलोस्टिक मॉड्यूलेटर भी होता है और ये फीडबैक इनहिबिशन भी करता है। देन वी हैव एटीपी मॉलिक्यूल। नाउ एटीपी मॉलिक्यूल का क्या काम है? एटीपी मॉलिक्यूल एक्टिवेट करता है एटीसीएस को, बाइंड करता है उसकी रेगुलेटरी साइट पे और एक तरीके से पॉजिटिव मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। जब वो बाइंड कर जाएगा तो वो टी स्टेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? आर स्टेट में, दैट इज रिलैक्स्ड स्टेट, जिसमें सबस्ट्रेट की हाई एफिनिटी होती है और इसकी एक्टिविटी एक्टिव मतलब एक तरीके से एक्टिवेट हो जाता है एंजाइम। Then we have another third one is covalent modification, that is reversible
अटैचमेंट और रिमूवल ऑफ ग्रुप्स, यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ अभी फॉस्फेट ग्रुप की, दूसरे ग्रुप भी ऐड हो सकते हैं जो रेगुलेट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। अब ये समझना है हमें कि मोस्ट कॉमन अगर हम फॉस्फेट की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। अगर हमारे माइंड में ये बात आती है कि फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोराइलेशन, तो ये काम तो काइनेज एंड फॉस्फेटेज ही करेंगे। फॉस्फोराइलेशन तो काइनेज ही करवाएगा और डीफॉस्फोराइलेशन तो फॉस्फेटेज भी, ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एग्जांपल जरूर पूछा है, और अगर नहीं भी पूछा तो हम एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देंगे मार्क्स के बेसिस पे। अगर 2 मार्कर है तो सिर्फ हम ये बताएंगे। तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, सॉरी एक मिनट, ग्लाइकोजन नॉट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, हियर वी हैव ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, सॉरी गाइस, ये है फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। जब हमारी एनर्जी कम होती है तो ग्लाइकोजन स्टोर्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं टू प्रोवाइड अस ग्लूकोज टू फॉर एनर्जी। ये दो फॉर्म में होता है, एक होता है फॉस्फोराइलेज फॉर्म। अब ये फॉस्फोराइलेज फॉर्म में तो है, तो वो एक्टिवेटेड फॉर्म है जब वो फॉस्फोराइलेटेड होती है। अब ये फॉस्फोराइलेटेड कहाँ होती है, जो सीरीन रेसिड्यू होता है ना इसके अंदर, वो फॉस्फोराइलेटेड होता है, यानी उस पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। देन वी हैव अनदर फॉर्म फॉस्फोराइलेट बी, phosphorylase B. Phosphorylase B that is in active form, that is dephosphorylated. Dephosphorylated form, ये क्या होते हैं, ये दोनों फॉर्म से होती है ना, जैसे फॉस्फोराइलेज है ये भी एक डायमर होता है, फॉस्फोराइलेज भी ये भी एक डायमर होता है। इसका एक्टिवेशन कब होगा, मतलब ये कब एक्टिवेट करता है हमारे एंजाइम को, कैसे रेगुलेट करते हैं, देखो जब हमारा फॉस्फोराइलेशन होगा ना फॉस्फोराइलेज बी का बाय फॉस्फोराइलेज बी काइनेज, जो एटीपी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट लेगा, उससे क्या मतलब डोनर की तरह काम करेगा एटीपी मॉलिक्यूल और सीरीन रेसिड्यू पे अटैच कर देगा, तो ये जल्दी से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोराइलेज ए में, और ये एक्टिवेट कर देगा हमारा एंजाइम को और ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को प्रमोट करेगा। देन वी हैव अनदर रेगुलेशन, सॉरी नॉट रेगुलेशन, की इनएक्टिवेशन कैसे होता है। फॉस्फोराइलेज ए अब आता है, फॉस्फोराइलेज ए पे फॉस्फेटेज एक्ट करता है और वो जल्दी से फॉस्फेट मतलब एक तरीके से जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है उसको हटा देता है, मतलब जो हमारे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं सीरीन पे से उसे हटा देता है और फॉस्फोराइलेज बी में कन्वर्ट कर देता है, जो होते हैं हमारे इनएक्टिव फॉर्म। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज एस्पार्टेट ट्रांसकार्बोमाइलेज कंसिडर्ड एन एलोस्ट्रिक एंजाइम, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड ब्रीफली इंडिकेट्स इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि जो हमारे ATCase होता है वो होता है एलोस्ट्रिक एंजाइम। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक तरीके से कैटालिटिक सब यूनिट्स होती हैं, 6 कैटालिटिक सब यूनिट्स, एंड अदर देन दैट इसके अंदर रेगुलेटरी सब यूनिट्स होती हैं, जहाँ हमारे रेगुलेटरी सब यूनिट्स जहाँ हमारे बाइंड करता है ATP और CTP और इंड्यूस करते हैं कंफर्मेशन चेंजेस, यानी T स्टेट R स्टेट जिसको भी स्टेबलाइज करें, जिसकी वजह से इनहिबिट करते हैं और एक्टिवेट करते हैं एंजाइम मॉलिक्यूल को। हम लास्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस कर लिया था। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इट इज इन्वॉल्व इन पिरामिडीन सिंथेसिस, तो ये पिरामिडीन बनाता है, बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और ये फर्स्ट इरिवर्सिबल स्टेप में इन्वॉल्व होता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसके अंदर होता क्या है, इसकी जो कैटालिटिक साइट्स होती हैं, पहले इसके अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग होगी जिसके अंदर हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड करता है। पहला आता है कार्बोमाइल, कार्बोमाइल फॉस्फेट बाइंड करेगा जो इंक्रीज कर देगा एफिनिटी, तो इसके अंदर फिर आता है एस्पार्टेट बाइंड करेगा, फिर ये दोनों सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएंगे, बोथ बाइंड टू द एक्टिव साइट, जो हमारी एक्टिव साइट होती है ना उस पर बाइंड करेंगे एंजाइम की ऑन कैटालिटिक सब यूनिट्स, जो कैटालिटिक सब यूनिट्स हैं उसके ऊपर। सबस्ट्रेट बाइंडिंग की वजह से टी स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आर स्टेट में, यानी रिलैक्स्ड स्टेट में, और एक्टिव साइट्स ओपन अप हो जाएंगी, एक्टिव साइट्स ओपन अप हो जाएंगी और कैटालिटिक रेसिड्यूज आ जाएंगे उसके अंदर और कैटालिसिस होगी। क्या होगा, कैटालिसिस टेक्स प्लेस।
और इसके अंदर क्या बनकर आएगा, अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, इन दोनों के कंडेंसेशन से बनकर आता है हमारा एन कार्बामोइल फॉस्फेट। अब हमने ये भी देख लिया कि अगर हमारा CTP हाई होता है तो फीडबैक रेगुलेशन करता है कि फीडबैक अगर CTP का मॉलिक्यूल हाई हुआ तो ये क्या करता है, फीडबैक रेगुलेशन, फीडबैक इनहिबिशन करता है, शट डाउन कर देता है एंजाइम को जब इनफ पिरिमिडीन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ATP तो एक्टिवेट करता है क्योंकि उसे तो बैलेंस बनाना होता है ना प्यूरिन्स के साथ, क्योंकि अगर प्यूरिन ज्यादा होंगे और पिरिमिडीन कम हो जाएंगे तो एक तरीके से इम्बैलेंस हो जाएगा, तो उस तरीके से ये ऐसे रेगुलेट करते हैं। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही है कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा कार्बामोइल फॉस्फेट, फिर एस्पार्टेट बाइंड करेगा, एक सबस्ट्रेट के बाद एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, देन वी हैव बोथ एक्टिव साइड पे अलाइन होंगे, कैटालिसिस टेक्स प्लेस होगा, T2R स्टेट होगा, देन कैटालिसिस एंड कन्वर्जन टू एन कार्बामोइल फॉस्फेट, दैट्स इट। हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन जिसके अंदर हमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर ऑफन सिंथेसाइज एंड इनएक्टिव zymogen। अब ये zymogens होते क्या है, zymogen एक तरीके से इनएक्टिव प्रिकर्सर होते हैं ऑफ एंजाइम की, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के, जो अपनी एक्टिव साइट में कब कन्वर्ट होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जब इनके ऊपर जब प्रोटियोलाइटिक क्लेवेज होती है। तो हम अगर इसके अंदर एग्जांपल ही ले लें तो काइमोट्रिप्सिन का ले लेते हैं जो हमारे सिलेबस में भी है, और ये पूछा भी जाता है कि काइमोट्रिप्सिन सिंथेसाइज होता है, काइमोट्रिप्सिन सिंथेसाइज होता है पहले एज अ काइमोट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव zymogen हो गया, यानी इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम। जब उसके ऊपर ट्रिप्सिन एक्ट करता है वो एक्टिवेट कर देता है काइमोट्रिप्सिनोजन को जो क्लीवेज करता है। देखो ये हमारा काइमोट्रिप्सिनोजन का पूरा मॉलिक्यूल आ गया, इसके अंदर ट्रिप्सिन ने बाइंड करा तो वो क्लीविंग करता है बॉन्ड बिटवीन द आर्जिनिन जो 15 आर्जिनिन पे प्रेजेंट होता है ना उस पे, एंड आइसोल्यूसिन 16 पे, जिसकी वजह से हमारे पास एक पेप्टाइड आता है जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो होता है पाइकाइमोट्रिप्सिन। अब पाइकाइमोट्रिप्सिन दोबारा इसके अंदर प्रोटियोलाइटिक क्लेवेज होती है, दोबारा होता है जिसके अंदर क्लीव करता है डाइपेप्टाइड को। देखो एक तो स्टीरीन आर्जिनिन को करता है एट 15 एंड थ्रियोनिन 147 एंड एस्पार्टिजीन 148। ओके, तो ये क्या फॉर्म करता है हमारा मतलब एक तरीके से ट्राइपेप्टाइड फॉर्म होता है जिसके अंदर हमारी 3 चेन फॉर्म होती है, A चेन, B चेन, C चेन, दैट इज काइमोट्रिप्सिन। ये बन जाता है हमारा एक्टिव काइमोट्रिप्सिन जिसके अंदर तीनों चेन होती हैं। अब इसका होता क्या है, ये एक तरीके से ना इरिवर्सिबल रेगुलेशन समझ लो आप एंजाइम का, जो ओनली एक टाइम के लिए ही होता है कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये प्रिवेंट करता है, ये मेथड जो है ना जो इनएक्टिव zymogen की तरह क्यों सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि प्रिवेंट करते हैं हमारे एंजाइम को फ्रॉम डाइजेस्टिंग पैंक्रियाटिक टिश्यू एंड इट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दैट इज give an example of enzyme that requires the following coenzyme, also write the reaction catalyzed by each enzyme। फर्स्ट हमारे पास है TPP। अब ये TPP हमारा पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज में इसके रिएक्शन में रिक्वायर्ड होता है, जो एंजाइम 1 होता है, मतलब पहला कंपोनेंट होता है PDC में, दैट इज मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ये अभी हम बाद में देखेंगे कि मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मैं बता देती हूँ। इसके ना 3 एंजाइम कंपोनेंट्स होते हैं, 5 फॉर द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल कोए। हियर इज द रिएक्शन। देखो इसके अंदर क्या होता है, जब TPP यूज होता है एज अ कोफैक्टर तो इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होता है पायरुवेट का, यानी पायरुवेट मॉलिक्यूल से, ये हमारा पायरुवेट मॉलिक्यूल है, इसका जो फर्स्ट उस पर CO ग्रुप होता है, यानी जो हमारा कार्बोक्सिलेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, वो यहाँ होता है कि जैसे ये हमारी 2 ऑक्सीजन स्पीशीज आ गई, ये जो होती है ना ये पूरी रिमूव हो जाती हैं और ये निकल गई और ये कन्वर्ट हो जाता है एक तरीके से कार्बन आयन में, दैट इज स्टेबलाइज बाय TPP। अब ये देखो पायरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप ये रिएक्शन लिखोगे और ये भी मेंशन कर दोगे। फिर आता है पिरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ये बहुत सारे रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, अमीनो ट्रांसफरेजेस में एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन में, लेकिन मेनली हम अमीनो ट्रांसफरेजेस के एग्जांपल देते हैं।
तो इसका पहले देंगे एलेनिन अमीनो ट्रांसफरेज। ये एक तरीके से याद करने वाला पार्ट है, इसका ना कुछ समझने वाला नहीं है। देखो एक एलेनिन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर यहाँ अमीनो ग्रुप होता है, ये इस अमीनो ग्रुप को अल्फा कीटोग्लूटरेट में देगा, ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, दैट इज कीटो एसिड। तो ये इसके लिए इन्वॉल्व होता है, अमीनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम यूज करते हैं इसे। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है लाइसोजाइम्स एंड प्रॉक्सिमली zymogens। इस पे हमें शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। तो नाउ फर्स्ट लुक एट आइसोजाइम्स। आइसोजाइम्स होते क्या है? आइसोजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड आइसो एंजाइम्स। ये होते क्या हैं ये समझते हैं पहले। तो जो आइसोजाइम्स होते हैं ना, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम होते हैं जो कैटेलाइज करते हैं सेम रिएक्शन को, पर वो डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं प्रॉपर्टीज में, काइनेटिक प्रॉपर्टीज सच एज किसी का के एम यानी ज्यादा होता है या कम होता है। फिर आता है हमारा अमीनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट हो सकता है, ये डिफरेंट रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, लाइक डिफरेंट इनहिबिटर्स बाइंड करते हैं, डिफरेंट इफेक्टर्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब ये होता ऐसे है कि जो आइसोजाइम्स होते हैं ना, वो हमारे इनकोडेड, दे आर इनकोडेड बाय डिफरेंट जीन्स which usually arise due to gene duplication और divergence। अगर आपको इस पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है, आप इतना लिखोगे, फिर आपको एक एग्जाम्पल जरूर देना है। अगर ये 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है उसमें भी एग्जाम्पल देना है, और अगर 5 मार्क्स में पूछा जाता है उसमें भी आप मतलब इसके अंदर आपको एग्जाम्पल देंगे। डिफरेंट आइसोजाइम्स की वजह से ही हमारी बॉडी और हमारे जो टिश्यू होता है, ये जो डेवलपमेंट स्टेज होती है उसकी पर्टिकुलर नीड्स को मीट कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल एलडीएच देखते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने यूनिट 1 की वीडियो में कि पायरुवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करता है एंड यूटिलाइजेस व्हाट NADH एंड इसको कन्वर्ट कर देता है NAD+ में। तो एक तरीके से करता क्या है, ये एनारोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में यूज होता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि एनारोबिकली करता है, जब हमारे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशन, अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोजाइम्स इसके जो है ना एलडीएच के सब यूनिट्स होते हैं H and M, और इसके 5 आइसो एंजाइम्स हैं। इसके जो 5 आइसो एंजाइम्स है, दे आर H4, M4, H3M, H1M एंड H2M2। आप इसमें ये भी बताओगे कि जो हमारे फंक्शनल जो फॉर्म होता है ना एलडीएच का, फंक्शनल एलडीएच जो होता है वो हमारा टेट्रामर में ही होता है, दे एग्जिस्ट एज टेट्रामर। अगर हम देखें H4 एंड M4, H4 हमारा होता है LDH1 एंड M4 होता है हमारा LDH5। M4 हमारा कब वर्क करता है? अनारोबिक एनवायरनमेंट में। H4 हमारा करता है एरोबिक एनवायरनमेंट में। M4 हमारा स्केलेटन मसल्स में होता है और H4 हार्ट में। आप इतना बता दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हम देखते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। अब ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है क्या? इसके अंदर हम अपने एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन एनहेंस करते हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट रेफर्स टू द रेट एनहांसमेंट ऑफ एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन ड्यू टू स्पेशियल पोजीशनिंग ऑफ रिएक्टेंट्स विद एन एंजाइम एक्टिव साइट। इसका मतलब ये है कि ये दो मतलब कैसे एनहेंस करता है एंजाइमेटिक रिएक्शन को। अगर आपको इस पे शॉर्ट नोट लिखना है और पूछा गया है तो आप इसमें बताएंगे कि ये मतलब दो सबस्ट्रेट को एक दूसरे के पास ले आता है, सबस्ट्रेट को पास ले आता है विद इन एंजाइम्स एक्टिव साइट, जिसकी वजह से हमारे जो रैंडम मोशन होता है ना, जिसकी वजह से एंट्रोपी कम हो जाएगी हमारी, और जो कॉलिजन्स होते हैं बिटवीन रिएक्टिव ग्रुप्स इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा एक तरीके से रेट एनहेंसमेंट देखा जाएगा। इसको एक तरीके से कंबाइन करा जाता है किसके साथ? ओरिएंटेशन इफेक्ट के साथ। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो होते हैं
reactants must come together in proper spatial relations, or you can say in proper position into enzyme active site, ताकि हमारा एक्टिव साइट आगे कैटालिसिस जो मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो ऑफन यूज करते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट्स को बाय चैनलिंग सबस्ट्रेट फ्रॉम वन एक्टिव साइट टू अनदर। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा डिफरेंस। 1 मिनट। नाउ लेट्स लुक एट ज़ाइमोजेंस। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन अभी हमने पहले एक क्वेश्चन करा था, बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड एज ज़ाइमोजन, तो उसमें ज़ाइमोजेंस भी कवर हो गया था। तो बस हम एग्जाम्पल आप वही लिखोगे, काइमोट्रिप्सिन से कैसे काइमोट्रिप्सिन बनता है आप शॉर्ट नोट में, और आप यहाँ ये बताओगे कि ज़ाइमोजेंस वही इनएक्टिव प्रिकर्सर होते हैं एंजाइम्स के, और वो एंजाइम्स होते कौन से हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एक्टिवेटेड होते हैं बाय प्रोटियोलाइटिक क्लेवेज, फॉर एग्जांपल काइमोट्रिप्सिन। फिर इसका पाथवे बताओगे, ये कैसे कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव फॉर्म। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन, पाला कैन एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ ATCase, बट इसको करने से पहले हमें फुल फॉर्म देखते हैं इसकी। होता क्या है? पाला जो है वो है एन फॉस्फो एन एसिटाइल एल एस्पार्टेट। इट इज अ बाइसब्स्ट्रेट एनालॉग। बाइसब्स्ट्रेट एनालॉग क्या होता है? मतलब ये रिजेंबल करता है टू सबस्ट्रेट को। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। किस चीज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? ATCase का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो ये बाइंड कर जाता है इसकी एक्टिव साइट पे और इसको ब्लॉक कर देता है, ATCase को ब्लॉक कर देता है। फिर पाला कैसे काम करता है? पाला बाइंड करता है बिटवीन पेयर्स ऑफ C चेन्स। अभी C चेन्स क्या है? वही कैटालिटिक सब यूनिट्स जहाँ हमारी एक्टिव साइट प्रेजेंट है, उसके साथ ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना देता है विद इन द एक्टिव साइट, और ऑक्यूपाइज कर लेता है एक्टिव साइट को और प्रिवेंट करता है रियल सबस्ट्रेट, जो उसके रियल सबस्ट्रेट है ना, एस्पार्टेट एंड कार्बामोइल फॉस्फेट, उसको प्रिवेंट करता है कि वो बाइंड नहीं करें, तो कैटालिसिस नहीं हो, मतलब रिएक्शन नहीं हो, ये मतलब एक तरीके से इनका कन्वर्जन नहीं हो। ये रिजेंबल करता है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो हमारा फॉर्म होता है। ये वही कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। आप इसमें ये बताओगे कि बाइंड करता है ATCase को एंड ब्लॉक करता है, ये ब्लॉक कर देता है एंजाइम की कैटालिसिस को। Now let's look at another question. Explain why isozyme LDH1 H4 is designed to optimize lactate to pyruvate, while LDH5, that is also called M4, is optimized to operate in reverse direction. It means it converts pyruvate to lactate. Why? Because if we look at the type of tissue where they are present, H4 is present in heart, and we know जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट मसल्स होते हैं, ऑपरेट करते हैं एरोबिकली, मतलब दे ऑपरेट इन द प्रेजेंस ऑफ O2, so they work in aerobic condition. They need lots of ATP, and the ATP is generated by oxidative phosphorylation. They need pyruvate for that. So lactate is converted to pyruvate, and pyruvate then enters TCA cycle to generate ATP. And it is highly sensitive to the high pyruvate concentration. Like अगर pyruvate की concentration increase होती है, pyruvate का level high होता है, तो H4 inhibited हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा excessive reduction नहीं होता pyruvate का into the lactate, रिडक्शन ऑफ द पायरुवेट, ये आ गया। फिर ये आता है हमारे जो हार्ट सेल्स होते हैं, हार्ट मसल्स होते हैं, वो यूज करते हैं लैक्टेट को एज अ एनर्जी फ्यूल जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, फास्टिंग। नाउ लेट्स लुक एट M4, दैट इज अ मसल टाइप LDH
इट इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल्स, और हमें पता है हमारे स्केलेटल मसल्स जो है ना वो एनारोबिकली ऑपरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। जब हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो क्या उसमें पायरुवेट आता है, उसमें क्या होता है हमारा पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टेट में। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो जनरेट करता है NAD+, और वो NAD+ हमें ग्लाइकोलिसिस में चाहिए होता है टू प्रोड्यूस ATP। और ये जो है ना हमारा इनहिबिट नहीं होता बाय हाई पायरुवेट कंसंट्रेशन। तो क्या होता है कंटिन्यूसली लैक्टेट कन्वर्ट होता रहता है पायरुवेट लैक्टेट बनाता रहता है हाई कंसंट्रेशन पे भी। तो लैक्टेट एक तरीके से जो लैक्टेट हमारा प्रोड्यूस होता है ना वो लिवर में जाता है और वो कोरी साइकिल के थ्रू होता है। वो आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। फिर वो किस में रोल प्ले करता है? ग्लूकोनेयोजेनेसिस। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम पर पूछिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइए। आगे बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली इस काम को करेंगे और भी ज्यादा चीजों को इंप्रूव करेंगे, कंटेंट क्वालिटी हर चीज को इंप्रूव करेंगे विद टाइम। और बाकी उसमें आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंगली फिर चीजों को जो है वो कस्टमाइज किया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।